हाँ, तो वहां पे जब ये बातें उठती थी कि पीएनएल अक्रूवल बेसिस वाले पीएनएल बनाते हैं, कैश बेसिस वाले कैश बुक बनाते हैं, तो मैंने आपको एक लाइन भी बोली थी कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास कैश बुक लेके आता है और बोलता है कि मेरी बीएनपी की टैक्सेबल इनकम निकाल, तो मुझे कैश बुक के आधार पे ही इनकम निकालनी है, मेरे को उसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं उसकी कैश बुक से पीएनएल बना दूंगा और पीएनएल बना के नेट प्रॉफिट में एडलेस करने लग जाऊंगा, क्योंकि कैश बेसिस वाला जो खातेधारक है वो कैश बेसिस से अकाउंटिंग कर रहा है, उसी आधार पे मेरे को सब कुछ करना है। तो आपके इलिस्ट्रेशन जो 46 था वो आपने करा ही नहीं होगा, बात उठी तो मैं ही करा देता हूं अभी इसको। जैसे अब देखो यहाँ पे बीएनपी की इनकम निकालनी है, पर यहां पे आपको ना कैश बुक दी हुई है, पीएनएल नहीं दिया हुआ। ये क्या है? ये कैश बुक है, टू बैलेंस बीडी और लोन फ्रॉम, ये रिसीट्स है, ये पेमेंट्स है। पता होगा कैश बुक में क्या आता है? तो अगर पीएनएल की जगह कैश बुक आ जाए तो बीएनपी की इनकम कैसे निकाली जाए? क्योंकि आपको तो तरीका वो आता है, क्या? पीएनएल वाला, नेट प्रॉफिट से शुरुआत करके। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है ये मैं आपको अभी इस क्वेश्चन में प्रूव करके बता देता हूं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, यूं नहीं कि कुछ और करने लग जाओ, सभी इनकम निकलेगी। अब ये कैश बुक वाला जब क्वेश्चन आ जाए ना तो और इजी हो जाता है। क्या है ये सब? क्या है? और ये इधर की साइड क्या है? पेमेंट्स है। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी रिसीट्स है उसमें से टैक्सेबल रिसीट्स का पता लगाना है बीएनपी की। इन सारे रिसीट में से बीएनपी की कौन सी टैक्सेबल है पता लगा लो, और पेमेंट साइड में माइनस पता लगा लो कौन से खर्चे अलाउड है। पेमेंट में सारे पेमेंट्स हैं, अरे ये पेमेंट्स है, इसमें से बीएनपी में कौन कौन से खर्चे डिडक्शन मिल जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बताऊं क्या हो गया? टैक्सेबल रिसीट माइनस अलाउड एक्सपेंसेस। बोलो क्या बोला मैंने? इसको और बोल सकता हूं डायरेक्ट मेथड हो गया, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं तो एडलेस नहीं करना, कर ही नहीं सकते आप। तो किस तरीके से, किस सोच से करोगे? रिसीट माइनस खर्चे। कौन सी रिसीट? टैक्सेबल रिसीट। कौन से खर्चे माइनस? अलाउड खर्चे, जो अलाउड है। तो अब अगर मैं इसकी कैश बुक को छोड़ दूं और इसके हिसाब से पढ़ूं पहले एक बार, कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। देखो ये है कौन? रामेश्वर एक डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, और एक कैश बेसिस से अकाउंट बनाता है, कैश अकाउंट आपको दे दिया है। अब क्या क्या दे रखा है भाई? कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इफ यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम। ऑप्शनल रेजिम से करना है। पहली जानकारी क्या दी है भाई? 1/3 कार किसमें यूज आ रही है? 10 बार कर चुके हैं अपन इसका मतलब है कार से रिलेटेड हर चीज का 2/3 ही अलाउड होगा, 1/3 क्या कर देंगे? डिसअलाउड। बोलो ना। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वाज 20,000, WDV ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 24 वाज 4,000, देयर वाज नो असेट इन द ब्लॉक। अब ये भी ध्यान रख लेना, पहले भी एक बार बोली थी, भले मेरा अकाउंटिंग कैश बेसिस से है फिर भी डेप्रीसिएशन का डिडक्शन तो मैं लूंगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन डिडक्शन मैंडेटरी है। ये लाइन बोली हुई है मैंने। क्योंकि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है तो मेरे दिमाग में बात आ सकती है कि अगर मैं कैश बेसिस से अकाउंटिंग करूं तो डेप्रीसिएशन का छूट लूं कि नहीं लूं, क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश है। जवाब है लेना है, बिकॉज डेप्रीसिएशन डिडक्शन इज मैंडेटरी। तो डेप्रीसिएशन निकालने की जानकारी मिल गई। डेप्रीसिएशन कार और इक्विपमेंट पे कितना परसेंट है? 15% है। एक पुरानी कार मई 2024 में खरीदी गई है और सर्जिकल इक्विपमेंट दिसंबर 2024 में खरीदे गए। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी फीस, आउटस्टैंडिंग सैलरी और मेडिसिन 5,000 की बाबू को क्रेडिट पे बेची है। पूरा पॉइंट ही काट देता हूं मैं। बताओ मैं क्यों काट रहा हूं इस पॉइंट को? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अकाउंटिंग की कैश बेसिस से कर रहा हूं तो मेरी क्या उधारी है, क्या बकाया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह नंबर मेरी टैक्सेबल इनकम में कोई काम नहीं देने वाले। रीजन इसका क्या है बताइए? मेरे अकाउंटिंग कैश बेसिस है तो उसी इनकम को इनकम मानूंगा जो रिसीव हुई, उसी खर्चे का छूट लूंगा जो पेड हुआ।
तो मेरे को तो केवल इसी अमाउंट पे खेलना है जो कैश बुक में दिया हुआ है। क्या बोला यार? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड मेरे लिए इररिलेवेंट है। यहां पर कोई पूछे क्यों इररिलेवेंट है, तो छूट ही नहीं मिलेगी। वैसे इसका क्या रोल, ना इस पे टैक्स लगेगा, अगर ये इनकम है तो ना टैक्स लगेगा, खर्चा है ना तो छूट मिलेगी। तो अब शुरुआत अगर इसकी करें तो क्या करने का है, सिंपल रखते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। ये डेबिट साइड है सारी की सारी। कौन सी साइड की इनकम निकाल रहा हूं, बोलो यार? केवल हमको प्रोफेशन की इनकम चाहिए ना, बाकी टोटल इनकम नहीं निकालनी है अभी। तो बीएनपी में डॉक्टर साहब है, तो चालू करते हैं। पहले सबसे पहले 2700 रुपए, क्या ये बीएनपी की इनकम है? बैलेंस बीडी क्या होता है? कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ये तो इनकम ही नहीं होता। बैंक से लोन लिया 6000 का, क्या ये इनकम है? पहले तो इनकम बनने दो यार, लोन तो लायबिलिटी होता है। पता है आपको, कैश बुक में तो सारी रिसीट आती है, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती है। अकाउंट्स आती है, केवल रेवेन्यू रिसीट ही इनकम होती है। तो पहले तो रिसीट इनकम बनने दो, फिर वो बीएनपी में टैक्सेबल होने। चलिए, मेडिसिन सेल करी 30,500 की, ये है बीएनपी की इनकम। डॉक्टर हूं तो मेडिसिन से सेल होने वाली इनकम बीएनपी की। कंसल्टेशन फीस बीएनपी की इनकम है, विजिटिंग फीस बीएनपी की इनकम है। बोलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम तो है पर आईओएस की है, बीएनपी की नहीं। डिविडेंड ऑन शेयर भी इनकम तो है पर आईओएस की, बीएनपी की नहीं है। बिल्डिंग के सेल से जो पैसे आए, अब यहां पे बड़ी बात है, बिल्डिंग के सेल से जो पैसे आए वो कैपिटल गेन में जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो। बोलो, उसका भी बीएनपी से कोई लेन देन नहीं। फर्नीचर के सेल से जो पैसे आए वो भी जाएंगे तो बीएनपी में जाएंगे, सॉरी कैपिटल गेन में। अब अगर फर्नीचर डेप्रीशिएबल है तो ये पैसा ब्लॉक से लेस होगा, कुछ तो सोचो। और अगर ये नॉन डेप्रीशिएबल है तो जो भी फायदा नुकसान होगा फर्नीचर का, वो वैसे फर्नीचर डेप्रीशिएबल ही है, तो बिजनेस में फर्नीचर तो डेप्रीशिएबल ही होता है। बोलो ना। तो बीएनपी की इनकम मात्र 3 है, 30,500, 50, 10 और कितनी है 8,000। आगे टोटल रिसीट। बोलो यार, अब इस इनकम में से क्या लेस कर देना है? अब आ जाओ, खर्चे यहां से बता पड़ेगी। मेडिसिन खरीदी 20,000 रुपए की, क्या ये बीएनपी में अलाउड हो जाएंगे? सिंपल 37 अलाउड है, रेवेन्यू खर्चा 37 लगा दो ना। सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदे 6,000 के। अब यहां पे ध्यान रखना, इक्विपमेंट प्लांट होता है, प्लांट इंक्लूड, और डे भी रखा नीचे डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट पे लगाना है। तो 6,000 रुपए का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, 6,000 का डेप्रीसिएशन का मिल जाएगा। तो इसलिए 6,000 रुपए का डेप्रीसिएशन निकाल लूंगा 15%। कब खरीदा ये इक्विपमेंट? देखो देखो, तारीख पढ़ो, 24-25 में, इसी साल खरीदा है। इसी साल खरीदा है तभी तो पेमेंट में आ रहा है। दिसंबर 24 में तो 180 डे से कम वाला कानून, डेप्रीसिएशन मिलेगा 7.5%। तो 6,000 का 7.5% डेप्रीसिएशन का छूट मिलेगा। बताओ कितना है? 450 की छूट है। मशीन मेडिसिन की पूरी 20 की मिल जाएगी। अगला, मोटर कार परचेस, ये भी एसेट है। 12,000 की छूट तो नहीं मिलेगी, पर 12,000 के डेप्रीसिएशन की मिल जाएगी। अगेन वही लॉजिक, 12,000 का 15%। अब कार भी इसी साल खरीदी है, देख लो अच्छी तरह से, कार मई 2024 में ली है, तो इसमें पूरा ही मिल जाएगा, 180 से ज्यादा है। तो 12,000 का 15% का 2/3। अब 2/3 क्यों करा? 1/3 पर्सनल है, 10 बार पहले भी कर चुका हूं मैं। तो जो छूट मिलेगी देख लो, 1,200 रुपए की मिल जाएगी। अगला हो गया, कार के खर्चे भी बीएनपी में छूट मिल जाएंगे। कार के खर्चे भी मिल जाएंगे 37, अगेन 2/3, क्योंकि वही 1/3 तो पर्सनल है इसलिए मिलेंगे नहीं, तो 1,200 की और मिल जाएगी। सैलरी पूरी अलाउड है 37 बीएनपी में। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 1,200 अलाउड है 30-31। डिस्पेंसरी का रेंट अलाउड है 30-31। जनरल एक्सपेंस भी अलाउड है पूरे ही, पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पर्सनल है, डिसअलाउड है। एलआईसी पर्सनल खर्चा होता है, पता होगा अकाउंट में।
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट की इनकम आईओएस में जाती है, इसलिए ये खर्चा भी आईओएस का ही है, फिर पीएनपी का नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस एचपी में जाएगा, एचपी में तो मिलता ही नहीं, स्टैंडर्ड मिल जाता उसी जगह, बोलो ना। बैंक में एफडी कराई, ये तो असेट है, खर्चा थोड़ी ना है, एफडी कराना तो असेट होता है, तो इसीलिए सारे के सारे खर्चे जो अलाउड होंगे देख लो, ये रही आपके सामने टोटल अलाउड खर्चे, ये डिफरेंस आ गया कितने रुपए का, 2,22,650, ये है आपकी बीएनपी की इनकम। तो बताओ इसको फाइनली इस क्वेश्चन में क्या सिखाया मैंने अभी बातों बातों में जो बताना था मेरे को। अगर मेरे को कैश बुक दिया है तो बीएनपी की इनकम निकालने के लिए तरीका होगा टैक्सेबल रिसीट माइनस अलाउड एक्सपेंस। बोलो आप इसे क्या तरीका, ये फॉलो कर। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं दिमाग लगाऊं बाय चांस इसमें मैं अपनी टोटल इनकम निकालने की कोशिश करूं, टोटल इनकम ये तो बीएनपी की है, इसी डेटा से टोटल इनकम निकालें तो दिख रहा है आपको ये कौन से हेड की इनकम है, ये कौन से हेड की इनकम है। बिल्डिंग देखो 15,000 में बेची और देखो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 5,000 का, 20 माइनस 15 कैपिटल गेन में जाएगा 5,000, हाँ या ना। फर्नीचर देखो कितने में बेचा है, और फर्नीचर की क्या दे रखी है बेटा, डब्ल्यूडीवी दे रखी है, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 4 है, माइनस बेचा कितने में 5, और कोई एसेट ब्लॉक में नहीं तो 1,000 का, इसमें भी एसटीसीएल है, सेक्शन 50 लग रहा है, ये भी आधे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या लिखा हुआ नीचे की जानकारी दिख रही है आपको, फर्नीचर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी है, बिल्डिंग की कॉस्ट दी है, इसका मतलब बिल्डिंग तो डेप्रिशिएबल नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग डेप्रिशिएबल होती तो डब्ल्यूडीवी देते, बिल्डिंग की कॉस्ट दी है, हाँ या ना। तो बिल्डिंग की कॉस्ट दी है और बेची इतनी में, तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन या लॉस हो जाएगा सीधे ही। बोलो फर्नीचर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी है और फर्नीचर बेच दिया, ये भी दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा ना भी अकाउंट्स की तरह। ओपनिंग में कितना है, बेचा कितने पे, और क्या लिखा, कोई और ब्लॉक में एसेट नहीं है, 50 लग गया, सारी एसेट खत्म होगी ब्लॉक की। 4 माइनस 5 1,000 रुपए का एसटीसीजी हो गया, ओपनिंग माइनस 5 सेल प्राइस ज्यादा है 5,000, तो अगर टोटल इनकम निकालो तो दूसरे हेड में भी इफेक्ट्स आ रहे हैं। बोलो 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें जरूरी नहीं कि पीएनएल दे, कभी कभी कैश बुक आ जाती। देखा जाए तो ये इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी 400 रुपए एचपी का आइटम है, कहां का आइटम है, पर एचपी में अभी कोई डिटेल पूरी नहीं है कि लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अगर मानो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एनएवी 0 रखेंगे, उसमें से फिर ये डिडक्शन तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड मिलता है, तो इफेक्ट 0 पड़ेगा इसका 400 रुपए का। तो में आ रहा है कुछ, तो खैर ये भी आ सकता है, इसके लिए आप तैयारी रख लेना। कैश बुक भी आ सकती है, जरूरी नहीं है पीएनएल ही है, एक आध और होगा आगे शायद कैश बुक वाला क्वेश्चन। चलिए अब वापस आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। अब खुशखबरी सुनिए आप, कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन की शुरुआत अपन ने 45 से करी है, 50 डी तक पहुंच चुके हैं, अभी बहुत सारे सेक्शन गुजर गए, 50 डी तक आ गए, फाइनल कंप्यूटेशन का सेक्शन आ चुका है 51। मतलब समझ लेना, मैं ये नहीं बोल रहा कैपिटल गेन खत्म हो गया है, कैपिटल गेन निकालने का कानून लास्ट है ये 51। अब इसके बाद जो अगला पड़ाव है वो बिल्कुल यूनिक होगा, कैपिटल गेन निकालने तक के कानून तो 51 में खत्म, निकल जाएगा गेन, एलटीसीजी एचटीसीजी जो भी आना है गेन आ जाएगा, फिर उस गेन को एग्जेम्प्ट कैसे करा सकता हूं, फिर वो कानून आएंगे सेकंड कैटेगरी। क्या आएंगे बताइए गेन को, हाँ ये स्पेशल इनकम का हेड है, मैं बार बार कह रहा हूं ये स्पेशल इनकम का हेड है, इस इनकम की रेटें अलग है, इस हेड को स्पेशल मानते हैं, यूनिक है। तो इस हेड की जो कमाई होती है इसको एग्जम्पशन देने के लिए भी स्पेशल सेक्शन बने हैं। वैसे सेक्शन 10 होता है एग्जम्पशन का, पर कैपिटल गेन में एग्जम्पशन के सेक्शन भी अलग है, यूनिक बनाया, स्पेशल कैटेगरी बनाई इन्होंने कि भैया ये स्पेशल सेक्शन बना रहे हैं, इसमें भी आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, किसकी, कैपिटल गेन।
तो कंप्यूटेशन के बाद एग्जम्पशन लेनी है, जो बचेगा वो टैक्सेबल है। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे अपन, सैलरी में क्या करते थे, ग्रॉस सैलरी माइनस रिडक्शन इज इक्वल टू टैक्सेबल सैलरी। ग्रॉस सैलरी माइनस रिडक्शन इज इक्वल टू टैक्सेबल सैलरी। यहां पे क्या होगा, कैपिटल गेन माइनस एग्जम्पशन इज इक्वल टू टैक्सेबल कैपिटल गेन। बोलो एक बार वापस से। तो एग्जम्पशन कैसे लेते हैं, केवल अब वो कानून बचेंगे। कंप्यूटेशन का लास्ट कानून 51, लिख लीजिए हेडिंग, एडवांस मनी रिसीव्ड एडवांस मनी रिसीव। सिंपल सेक्शन है, बोलो करूं शुरुआत। क्या है भाई सेक्शन, इजी। जब मैं कैपिटल गेन निकाल रहा हूं, वैसे बोल देता हूं, जब मैं कैपिटल गेन निकाल रहा हूं तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि मैंने अपनी कैपिटल एसेट बेचने की किसी से बात करी, नेगोशिएशन, बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद सामने वाले व्यक्ति ने कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए। अरे बोलो ना, सामने वाले व्यक्ति ने कुछ पैसे क्या दे दिए, एडवांस दे दिए। फिर हो सकता है कि नेगोशिएशन फेल हो जाए या वो मुझे बाकी का पैसा टाइम पे नहीं दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं भाई, एडवांस जो रिसीव होता है वो खाए पी जाते हैं। क्या बोलते हैं, एडवांस मनी क्या कर ली जाती है, फोरफीट कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, जैसे मैंने किसी को बोला कि भैया ये मकान मेरा बेचना है, उसने कहा ठीक है, 50 लाख रुपए का सौदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, 5 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए। एडवांस देने के बाद मैंने बोला बाकी के 45 लाख रुपए तू मेरे को 6 महीने में दे देना। साइट देते ही है, 6 महीने में वो पैसा नहीं दे पाया, तो जो 5 लाख रुपए उसने दे दिए उसका क्या करूंगा, वापस तो देते ही नहीं है, वो तो क्लोज ही होता है कि अगर टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो जो एडवांस मिला वो खाया पिया। क्या खाया पिया एडवांस। तो हुआ क्या कि इसने एडवांस दिया, एडवांस देने के बाद बाकी का पैसा वो टाइम पे नहीं दे पाया। बोलो ना, इसी कारण से पैसा क्या कर दिया गया, खाया पिया गया। तो वो जो पैसे मैंने खा लिए उस पर कैसे टैक्स लगेगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका जवाब देता है सेक्शन 51। एडवांस मनी रिसीव्ड या फोरफिटेड कहना ज्यादा सही रहेगा, फोरफिट कर लिए जो मैंने पैसे, उसके ऊपर आते हैं। सिंपल है सेक्शन 51, बहुत इजी है। क्या कहता है 51 को भाई, जितना एडवांस मैंने फोरफिट किया है उस फोरफिटेड किए गए एडवांस को कैपिटल एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे। बस ये ट्रीटमेंट है। बताइए क्या करेंगे, जितना एडवांस फोरफिट किया है उसे कैपिटल एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे। अब आप सोच लो क्या होगा इससे, कॉस्ट कम कर देगा तो क्या होगा। देखो अभी जैसे एडवांस मिले, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मानिए 2009-10 में मेरे को किसी से 2 लाख एडवांस मिले और ये मैंने क्या कर लिए, तो 9-10 में 2 लाख का कुछ नहीं करना है। अरे 2 लाख की कमाई होगी ना 9-10 में टेक्निकली, तो बोलो, पर इसका कुछ नहीं करना है। लॉ ने क्या बोला, इस 2 लाख को क्या करो आप, कॉस्ट से लेस कर दे। तो अगर मान लीजिए कि ये एसेट मैंने बेची कभी जाकर, कौन से साल, तो जब मैं इसको बेचूंगा तो क्या माइनस करूंगा, गेन निकालते वक्त कॉस्ट घटाऊंगा। मान लीजिए इसकी कॉस्ट 8 लाख थी, तो मैं 8 लाख नहीं घटा सकता, 8 की जगह कितने घटाऊंगा, 6। तो 2 लाख रुपए से कॉस्ट कम होने के कारण गेन अपने आप क्या आ जाएगा। सिंपल तरीका है, कॉस्ट से रिड्यूस कर।
तो तरीका तो सिंपल है, पर इसके कारण नुकसान किसका है? सरकार का है। अगर मानो मैंने एडवांस खाया, उसके बाद मैंने कभी एसेट बेची नहीं वापस, तो जीवन भर सरकार को कुछ नहीं मिलेगा टैक्स के रूप में। क्यों नहीं मिलेगा? आप कह रहे हो कॉस्ट से कम कर दो, कॉस्ट से कम करके आपको पैसा कम मिलेगा टैक्स के रूप में, जब मैं बेच के गेन कमाऊंगा, क्योंकि कॉस्ट तो तभी लेस करनी है ना जब गेन निकाल रहा हूं। तो मानो मैंने ट्रांसफर ही नहीं करी, कभी खा लिए फिर ट्रांसफर ही नहीं करी, तो कभी टैक्स ही नहीं मिलेगा। हाँ या ना? इसी चक्कर में 1 अप्रैल 2014 से इस कानून को बदल दिया गया। और अभी जो कानून है वो क्या कहता है? जितना एडवांस खाया है मैंने, वो उस साल सीधा टैक्सेबल हो जाएगा आईओएस हेड में जिस साल मैंने खाया। मतलब अभी का ट्रीटमेंट क्या है? एडवांस मनी फोरफिटेड का ट्रीटमेंट क्या है? इसलिए मैंने बताया ये 9-10 लिख दिया, ये खाया हुआ एडवांस। क्योंकि अगर मैंने एडवांस कब खाया है, कब खाया बताइए, या उसके बाद, तो इसका ट्रीटमेंट अलग है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्सेबल इनकम अंडर हेड आईओएस। बोलो क्या है? तो जिस साल खाऊंगा उसी साल टैक्स दूंगा। कौन से हेड में? तो अब आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि आईओएस का सेक्शन 51 नहीं, आईओएस में ये सेक्शन है 5629। आईओएस का सेक्शन तो 5629 है, ये तो 51 तो कैपिटल गेन। तो वर्तमान में 5629 चल रहा है कि 51 चल रहा है कि दोनों चल रहे हैं? क्या दोनों इफेक्ट करेंगे कि 51 अब किसी काम का नहीं है, 5629 काम का है? फिर वही बात है, दोनों करेंगे। बिल्कुल, देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैंने कुछ एडवांस 1/4/14 के पहले भी खाया था और कुछ एडवांस 1/4/14 के बाद भी खाया है। तो जो बाद में एडवांस खाया उसके ऊपर तो 5629 लग जाएगा, टैक्स दे दूंगा। पर जो पहले खाया हुआ एडवांस है उसके लिए अभी भी 51 चलेगा। तो अभी एडवांस मनी फॉरफिटेड के 2 सेक्शन है, मतलब बताइए कौन कौन से? और 5629 फाइनल मैंने बता दिया, आईओएस में वापस नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब बराबर। 51 में क्या ट्रीटमेंट है? सुख तेरा हाँ, तो क्या था बोला मैंने, वापस से बोलिए। 51 में क्या ट्रीटमेंट है? रिड्यूस फ्रॉम सीओए। रिड्यूस फ्रॉम सीओए, नोट करा आपने? कॉस्ट से घटाना है, इंडेक्स कॉस्ट से नहीं। कॉस्ट लेस करके फिर जो नंबर आएगा, इंडेक्सेशन करना भी हो तो रिमेनिंग का करना हो तो नया लॉ लगे तो। अरे बोलो ना, रिड्यूस फ्रॉम सीओए। और 5629 में क्या लिखा है? टैक्सेबल इनकम अंडर हेड आईओएस। कब 51 लगाओगे, कब 5629 लगाओगे? वो डेट से जज हो। अरे डेट से जज होगा। फोरफिटेड बिफोर 1414 51, ऑन और आफ्टर 1414 सिंपल है, ऐसे क्या क्लियर है सबको? एडवांस मनी फोरफिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट। क्या बोला मैंने? सर मैं ना कपड़े का काम करता हूं, किसी व्यापारी ने मेरे को बोला था कि 5 लाख रुपए का कपड़ा लूंगा, उसने 20,000 रुपए एडवांस भिजवाया, फिर उसके बाद उसने सौदा कैंसिल करा दिया, तो मैंने खा लिया एडवांस। वो 20,000 जो एडवांस का है वो तो बीएनपी के है, वो तो बीएनपी की इनकम है। ये किस एडवांस की टैक्सेबिलिटी है? जो कैपिटल एसेट के लिए लिया था। क्या बोला? चलिए लिख लीजिए अब। एडवांस मनी रिसीव्ड एडवांस मनी रिसीव्ड ऑब्लिक फोरफिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ पहला, बताओ पहला पॉइंट।
सेक्शन कौन सा लगाना है और ट्रीटमेंट क्या है? रिड्यूस फ्रॉम सीओए, और दूसरा बताइए। कौन सा सेक्शन लगेगा? ट्रीटमेंट बोलिए। टैक्सेबल इनकम अंडर हेड क्या था? आईओएस। अब एक और प्रश्न उठता है, 49(1) की एसेट क्या होती है? पीओ से मिलने वाली, प्रीवियस ओनर से जो मिलती है फ्री में। बोलो यार, क्या था भाई कानून इसका? पहला कानून ये आया था 49(1) की एसेट के होल्डिंग पीरियड में पीओ का होल्डिंग पीरियड जोड़ेंगे, अभी तक के जो भी डिस्कशन है। दूसरा कानून आया था 49(1) की एसेट का सीओ है वही होगा जो पीओ का सीओ है, जो पीओ का सीओ है वही मेरा सीओ है, कॉस्ट है। और फिर तीसरा कानून और आया था, मंजुला जे शाह का केस लॉ भी था इसमें, जो क्या कहता था कि वो इंडेक्सेशन पीओ के टाइम से करना है। अब ये था मंजुला जे शाह का केस लॉ, ये 3 लॉ थे इसके अंदर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सिचुएशन बनाते हैं, मान लीजिए कि मेरे पिताजी से मुझे एक मकान मिला है, तो मेरे लिए 49(1) का मकान हो गया। मैंने तो कभी कोई एडवांस नहीं खाया इस मकान के लिए किसी के, पर पिताजी ने खा रखे थे 1 लाख रुपए किसी के, और ऑब्वियसली 1/4/14 के पहले के हैं, क्योंकि 1/4/14 के बाद वाले खाए होते पिताजी ने, तो पिताजी ऑलरेडी टैक्स दे चुके होते। अबे बुद्धि तो चलाओ। प्रॉब्लम क्या है? मेरे पिताजी से मुझे एसेट मिली, बोलो, मैंने कोई पैसा नहीं खाया किसी का। फादर ने एक बार किसी का एडवांस फॉरफिट करा था 1414 के पहले, बोलो। टेक्निकली लॉ क्या कहता है? सीओ से घटा दो। तो क्या मैं भी घटाऊं सीओ से, क्योंकि मैंने तो खाए नहीं है पैसे? क्या घटाऊं सीओ से कि नहीं घटाऊं? क्योंकि मैंने नहीं खाया, मेरे इसलिए क्वेश्चन आ रहा है दिमाग। मैंने खाए होते तो मैं घटाता। मैंने फॉरफिट नहीं करे, पीओ ने करे थे। क्या पीओ का फॉरफिट किया गया भी मेरे को लेस करना है सीओ से? आप हमेशा की तरह गलती हो, तो गलती के साथ आप स्वीकार करते हुए बोल दीजिए क्या करना है, आप बताइए। नहीं कर, मैंने खाए तो ही लेस करना है, अदरवाइज मुझे पीओ के फॉरफिट किए गए एडवांस को ट्रीट नहीं करना। आ गया? क्या सीखा फिर बताओ ना? प्रीवियस ओनर का फॉरफिटेड एडवांस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करने का जरूरत नहीं, ऑब्वियसली 1414 के पहले का। बाद वाले तो बात ही नहीं खरीद, बाद वाले तो बात ही नहीं चालू होती ना, क्योंकि पापा टैक्स दे चुके होते 1414 के बाद वाले पे तो लिख दो नीचे ही ब्रैकेट में। एडवांस फॉरफिटेड बाय पीओ, पीओ का फुल फॉर्म लिखना आप।
हो गया क्या? अबे डन है सबका? आइए जी। चलिए 21 वाले में ध्यान दीजिए। मिस्टर राकेश परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन 14th अप्रैल 1999 फॉर 9,05,000। पहले लाइन को पढ़ती है, कानून दिमाग में आ गया। असेट 1401 के पहले की है, तो इसकी सीओए होगी विच एवर इज हायर। 9,05,000 रुपए का खरीदा मकान, एग्रीमेंट करा विद मिस्टर बी फॉर सेल ऑफ द हाउस ऑन 15 सितंबर 2002 एंड रिसीव एडवांस ऑफ 25,000। हाउएवर सिंस मिस्टर बी डिड नॉट रेमिट द बैलेंस अमाउंट, मिस्टर राकेश फॉरफिट द एडवांस। ऐसे खाली है 25,000 रुपए खाली है, 1/4/14 के पहले खाली राकेश ने खाली। बोलो, राकेश ने मकान आगे गिफ्ट कर दिया अपने भाई मिस्टर ए को, तो अब मकान किसके पास पहुंच चुका है? कौन सा क्वेश्चन था? चलिए, तो मकान पहुंच चुका है मिस्टर ए के पास। रिनोवेशन देखिए, इंप्रूवमेंट करवाया राकेश ने, एक बार कराया, राकेश ने दूसरी बार कराया, फिर ए ने भी करवाया। एफएमवी देख लो, प्रॉपर्टी की 1/01 की कितनी है? 11। मिस्टर ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद सी फॉर सेल ऑफ द हाउस ऑन 1 जून 2012 एंड रिसीव इन एडवांस ऑफ 80,000। अब ए को भी एडवांस मिल गया, ये भी खा लिया, ए ने भी खा लिया। ठीक है, फाइनली हाउस वाज सोल्ड टू मिस्टर ए बाय मिस्टर ए टू मिस्टर संजय ऑन 2 जून 2024। 2 जून 24 को मकान बिका, मतलब पुराना लॉ, पुराना लॉ। अरे 23 जुलाई 24 के पहले बिका ना। कितने में बिका? सेल प्राइस है। अरे डन है। कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ ए। वैसे भी ए पे टैक्स लगता, बी राकेश पे तो लगता ही नहीं, उसने तो गिफ्ट कर दिया, 47 में आ गया वो तो। अरे अगर ये पूछते हैं कि कंप्यूट कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ राकेश एंड ए, तो राकेश के लिए बताऊं क्या लिखते हैं? नो कैपिटल गेन, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। गिफ्ट कराना राकेश ने तो आगे यार। अबे क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है यार। तो खैर अभी मिस्टर ए पे बात करते हैं। तो नेचर तो लॉन्ग है बेटा, प्रीवियस ओनर से गिनना है, होल्डिंग पीरियड तो बहुत पुराना मकान है। बोलो, नेचर लॉन्ग है तो एलटीसीजी का फॉर्मूला हो गया सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट। सेल प्राइस ढूंढो सबसे पहले।
लिख दो माइनस पुराना लो तो इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ढूंढो, कॉस्ट ढूंढो। 9,05,000 एक्चुअल कॉस्ट है और एफएमवी 11 लाख है तो हायर बनेगा। 11 लाख कॉस्ट आ गया, हाथ खड़े करो जल्दी यार, केवल नंबर ही तो ढूंढने हैं, बाकी तो सब वैसे ही हो जाएगा। 11 लाख रुपए की कॉस्ट। अब एडवांस फॉरफिट किए हुए इस क्वेश्चन में, राकेश ने भी किया 25 का एडवांस, ए ने भी किया 80 का एडवांस। दोनों के दोनों एडवांस 14014 के पहले के आया ना। 1414 से पहले के एडवांस का ट्रीटमेंट क्या हो गया, रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट। तो क्या दोनों एडवांस कॉस्ट से घटाओगे कि केवल ए वाला घटाओगे? राकेश वाला एडवांस फॉरफिटेड घटाने की जरूरत, ईओ का एडवांस नहीं घटाना। तो मात्र बचे कितने, 80। 10 लाख में से 80 हटा दो, 11 लाख में से 80 घटा दो, 10-20 का इंडेक्सेशन कर लो, 363 बटा 100। 100 क्यों हुआ, प्रीवियस ओनर के टाइम से इंडेक्सेशन करो, मंजुला जैसा बोलो। तो ये आपकी आगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंप्रूवमेंट कितने इंप्रूवमेंट है टोटल, 3। ये काट दिया मैंने 10। बताओ जल्दी, कारण बताओ ना। एक 1401 से पहले गए तो दोनों इंप्रूवमेंट की इंडेक्सेशन माइनस कर देंगे, 50 वाला भी और 190 वाला। ये तो हो ही जाएगा, क्या बताना है इसमें, इंडेक्सेशन कर लोगे ना, आ गया जो भी डिफरेंस है वो आंसर है। जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा, ध्यान रख लेना। हेलो हाँ करो, मेरे को कॉल करना यार, करीब 1 बजे करना। चलिए हटाओ इसको, अब बोलो हो गया। अब वैसे टेक्निकली एक ही पढ़ाओ बाकी है, वो कौन सा है, एग्जामिशन का। पर उससे पहले आइए मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 देखना एक बार। अब देख रहे हो, Arav convert his plot of land purchased in July 2004 for 80,000 into stock in trade on 31st March 2024। क्या करा रहा है आरव ने, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। कौन सा सेक्शन लगता है, क्या कहता है सेक्शन, कन्वर्जन के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को सेल प्राइस बनाएंगे, टैक्स उस साल देंगे जिस साल स्टॉक बिकेगा। अबे कानून तो इतना सही है यार, देख लो। अब कन्वर्जन के दिन की एफएमवी आपकी कितनी है, 3 लाख। स्टॉक 3.25 लाख में बिका, बताओ कौन से महीने में। तो टैक्स कब देना है, कन्वर्जन वाले दिन साल देना है कि सेल वाले साल, सेल वाला साल जनवरी 25, 24-25 है, जबकि कन्वर्जन वाला साल आपको दिखेगा 23-24। ठीक है, क्या निकालना है इसका, और बताना है कौन कौन से हेड में होगा और किस असेसमेंट ईयर में होगा। तो किस असेसमेंट ईयर में इनकम होगी, देखो बहुत इजी काम है, ए वाई 25 और 26। एक जवाब तो आ गया। कौन से ईयर में इनकम होगी आरव की, ए वाई 25-26 में। कौन कौन से हेड में होगी, 2 हेड में होगी, कैपिटल गेन और बीएनबी। 2 हेड में होगी ना, कैपिटल गेन में 45 2 के कारण होगी और स्टॉक बिकेगा तो बीएनबी की भी होगी। ओरली हो जाएगा। खैर वैसे तो आपने अगर देखा हो तो ट्रांसफर की डेट पुराने लॉ की है, 31/24 को ट्रांसफर की डेट है, तो नेचर लॉन्ग है, नेचर लॉन्ग है, पुराना लॉ लग रहा है ट्रांसफर के हिसाब से, तो इसीलिए इंडेक्सेशन करके गेन निकालना है। तो अगर मैं ओरली बोलूं तो सेल प्राइस इज इक्वल टू 3 लाख, बोलो
माइनस इसका इंडेक्सेशन कर लेंगे 80,000, जो बचेगा कैपिटल गेन है, और 3.25 और -3 का जो डिफरेंस है 25,000, वो बीएनपी की इनकम। देख लेते हैं एक बार आंसर जल्दी से, कौन सा था? पच्चीस तो बीएनपी की हो गई। ये बोला था ना 80 का इंडेक्सेशन कर लेंगे, और क्या है। 348 डिवाइड बाय 113, 348 कहां से आ गया? 363 होता है 24-25 का। तो ट्रांसफर का ईयर का इंडेक्सेशन करना है 23-24 का नंबर 348, ये भी पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो इसलिए 348 बटा 113 आ गया आंसर, और क्या है। बोलो जल्दी यार। चलिए, बाकी तो एग्जामिनेशन के बाद ही होंगे। अब नहीं नहीं, क्लास थोड़ी ना ओवर कर रहा हूं मैं। अगली कॉपी बनाइए, हेडिंग में बनाइए, कॉपी से कॉपी में बोलते रहो ना, तुम्हारे क्या काम। देखिए हेडिंग फटाफट से, एग्जामिशन फ्रॉम कैपिटल गेन। अबे जिसको नहीं पढ़ना गेट खोल के बाहर निकलो, पकड़े बैठाया गया यहाँ पे किसी ने, निकल बाहर। तू तू तो कान खुजा अपना। एग्जामिशन फ्रॉम कैपिटल गेन, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। इनकम टैक्स में क्या हर इनकम पे टैक्स लगता है कि इनकम एग्जेम्प्ट भी होती है? अगर हर इनकम पे टैक्स लग रहा होता तब तो ये सब्जेक्ट ही नहीं होता, फिर तो बात खत्म है। आप कहीं भी कुछ कमाओ टैक्स दे तो खत्म हो जाती बात, क्योंकि हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। सैलरी में भी आपने बहुत सारी इनकम पढ़ी, पर सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, सॉरी टैक्सेबल नहीं होती थी। कितनी एग्जेम्पशन थी सैलरी में? तो सबसे ज्यादा एग्जेम्पशन थी। ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है, एचआरए एग्जेम्प्ट है, अनाप शनाप है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बहुत सी एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन ही एग्जेम्पशन है। तो जनरली अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जेम्पशन कौन से सेक्शंस में होती है, तो आपका एक ही जवाब आता है, सेक्शन नंबर 10 में होती है। कहां पे होती है बताइए? सेक्शन नंबर 10 में होती है। पर क्योंकि कैपिटल गेन एक स्पेशल सेक्शन है, स्पेशल हेड है, इसीलिए सेक्शन 10 की जो एग्जामिशन मिलनी है वो तो मिलेगी मिलेगी, इक्के दुक्की जो मिलनी है मिल जाएगी। इसके अलावा इस हेड में मुझे सेक्शन नंबर 54 की सीरीज में भी एग्जामिशन मिली। कौन सी सीरीज बोला मैंने? 54 की सीरीज। 10 की एग्जामिशन तो हर हेड में ही है, वो तो पूरे इनकम टैक्स में छुपी हुई है, पर इसके अलावा 54 के अंदर भी एग्जामिशंस मिलेगी, 54 सीरीज में। क्योंकि 54 एक सेक्शन नहीं, बहुत सारे सेक्शन आएंगे, 54, 54B, D, EC बहुत है। अब जितना भी मैं कैपिटल गेन कमाऊंगा, सरकार कहती है मुझे कि अगर मैं चाहूं तो वो एग्जामिशन करा सकता हूं, एग्जाम करा सकता हूं, उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर मेरे को 54 की सीरीज में एग्जामिशन चाहिए तो मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं, इसलिए 54 की एग्जामिशन को इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जामिशंस भी कहते हैं। बोलना क्या बोलते हैं?
मतलब जैसे क्या होगा इसमें बताता हूं मैं एक आइडिया के लिए। मानिए मैंने एक पुराना मकान बेचा, उसमें मैंने 50 लाख रुपए कमा लिए। तो वो जो 50 लाख रुपए मैंने पुराने मकान को बेच के कमाए, उसको एग्जेम्प्ट कराने के लिए मेरे को लगता है कि यार 50 लाख पे टैक्स नहीं देना है यार, बहुत, मैं तो नहीं देना चाहता, तो मैं उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। और अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो सरकार मेरे को कैपिटल गेन में क्या दे देगी? एग्जेम्पशन। एंजॉय। समझ आ रहा है क्या? तो हो क्या रहा है, मुझे कैपिटल गेन में इन्वेस्टमेंट करके एग्जेम्पशन मिल सकती है, उसी को 54 की एग्जेम्पशंस कहते हैं। बोल दीजिए वापस से, क्या बोला मैंने? उसी को 54 की एग्जेम्पशंस कहते हैं। ये सारे 54 के जो सेक्शन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, आपके कोर्स में 6 ही है, 6 या 5 ही है। वैसे बहुत सारे इंटर में 5 एक ही आएंगे, उसमें से काम के 3 ही है। पर ये सारे एग्जामिनेशन को पढ़ने के लिए मैंने कुल 8 पॉइंट निकाल लिए हैं अलग से। हर में 8 ही प्रश्नों का जवाब ढूंढना है। 8 पॉइंट का जवाब ढूंढ लो, आपके आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले वो 8 पॉइंट का सार बता देता हूं। सबसे पहला प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है कि एग्जामिनेशन किस असेसी को मिलेगी। जैसे आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो, नंबर से याद रखना है। जैसे आप पढ़ रहे हो 54 का एग्जामिनेशन, तो पहला प्रश्न क्या है? किस एसएससी को मिलेगी 54 की? एसएससी कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ ऑफ कंपनी, एओपी, बोलो ना। 8 में से किसको मिलेगी? पहला वर्ड। सेकंड प्रश्न आपको पूछना है, ओल्ड एसेट क्या बेच के गेन कमाना है? गेन कमाया होगा तभी तो एग्जाम करा रहा हूं। तो मैंने क्या बेचा, क्या बेच के गेन कमाया? मकान बेच के कमाना है कि जमीन बेच के कमाना है? क्या बेच के कमाना है? ओल्ड एसेट ट्रांसफर का नाम। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो एसेट मैंने बेची उसका नेचर क्या होना चाहिए? नेचर 2 होते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट। तीसरी बात। चौथी बात, नई एसेट क्या लेनी है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पे, तो कहां इन्वेस्टमेंट करना है? नया एसेट क्या लेना है? पुराना बेच के जो पैसे कमाए उसको कहां इन्वेस्ट करना है? न्यू एसेट परचेज का नाम। बोलो ना। पांचवा पॉइंट, टाइम लिमिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम लिमिट? कब तक इन्वेस्टमेंट, कब तक करना है? बोला तो। अगर ये पांचों बातें पूरी है तो एग्जामिशन मिलना तय हो जाएगा। 5 बातें पूरी करनी है अगर एग्जामिशन चाहिए तो। बोलो तो एक बार पांचों बातें। असेसी, पुराना क्या बेचना है, नेचर क्या है। अगर ये सब पूरा है तो छठा पॉइंट आता है, कितने रुपए का एग्जामिशन मिल जाएगा? अमाउंट ऑफ एग्जामिशन। छठे से एग्जामिशन का अमाउंट आ जाएगा। बोलो। 6 बातें एक साथ चलेगी। अब 2 बातें यूनिक है। अब सुनिए अगली 2 बातें क्या। जितना भी एग्जामिशन मुझे मिल रहा है, 7वां पॉइंट, क्या वो मिला गया एग्जामिशन फिर से छीना जा सकता है क्या? विड्रॉ हो सकता है क्या? मतलब एक बार तो मैंने एग्जामिशन ले लिया, क्या वापस से सरकार छीन सकती है एग्जामिशन? 7वां पॉइंट, उसका कारण, विड्रॉल ऑफ एग्जामिशन का कारण। क्लियर है सबको? और 8वां और अंतिम पॉइंट, अगर एग्जामिशन छीन ली जाती है तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर क्या पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ विड्रॉल। क्या बताइए? हर सेक्शन में ये 8 पॉइंट के जवाब ढूंढता है। 54 का एग्जामिशन किसको मिलेगा? पुराना क्या बेचना है, नया क्या लेना है, नेचर क्या होना चाहिए, कब तक लेना है। अगर ये सब सीधे हाँ है तो एग्जामिशन मिल जाएगा। मिलने के बाद छीन सकते हैं क्या? छीन लेंगे तो क्या कर लेंगे? ये 2 बातें आपके साथ। तो 8 पॉइंट, 8 पॉइंट हर में यूनिक है। फॉर्मेट फिक्स हो गया मेरा पहले, तो हर सेक्शन में 8 पॉइंट लिखा। क्लियर है? एक बार 8 पॉइंट बोलो, फिर क्लास ओवर करूंगा मैं। बोलिए 8 पॉइंट के 8 पॉइंट। एग्जामिशन विड्रॉ होने का कारण और इफेक्ट ऑफ विड्रॉल। एक बात ध्यान रखना, 7वां 8वां पॉइंट जरूरी नहीं है सब पे लागू हो सकता है एग्जामिशन मुझे मिल गया, मिलने के बाद मैंने ऐसा कोई गड़बड़ करा ही नहीं जिससे छीने, तो बात ही करता मैं, मेरे को 7वें पॉइंट और 8वें पॉइंट से मतलब नहीं। 7वां 8वां पॉइंट मेरे जीवन को तभी प्रभावित करेगा जब मैंने कुछ ऐसा कांड किया है जिसके कारण छीन जाएगी एग्जामिशन। हाँ या ना? तो 7वें में वो कारण सीखूंगा और 8वें में उसका इफेक्ट सीखूंगा।
क्लियर है? अब कल देखेंगे इसको आगे बात।